गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आदिकाल के अंतर्गत रासो काव्य परंपरा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आदिकाल में रासो काव्य परंपरा का अपना एक महत्व है। रासो काव्य परंपरा में जो है काफ़ी सारे काव्य ग्रंथ आते हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमार रासो है, संदेश रासक है, हमीर रासो है। इस प्रकार से कई 7 प्रकार के जो है इसमें काव्य ग्रंथ हैं। इनमें से कुछ की प्रामाणिकता पर आज भी संदेह बना हुआ है, लेकिन फिर भी आदिकालीन साहित्य में इनका अपना एक महत्व है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और रासो काव्य परंपरा को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, जो एक प्रकार का गेय छंद है, गाया जाने वाला छंद है। फ्रांसीसी विद्वान गार्सन दी तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासो ग्रंथों में आए राजसूय यज्ञ के आधार पर की है। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन काल में कई प्रकार के यज्ञ होते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ होता था। तो ये अलग अलग समय में जो है यज्ञ किए जाते थे। जब राजा को अपनी सीमाओं का विस्तार करना होता था तो वो राजसूय यज्ञ करता था। अनेक विद्वान जो है रासो की व्युत्पत्ति रहस्य से मानते हैं। तो ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ है, इसको कोई रहस्य मानता है, कोई इसको राजसूय यज्ञ के अर्थ में लेता है, और कोई इसको जो है एक गेय छंद मानता है। तो ये आदिकाल के प्रमुख जो है रचित रासो काव्य हैं। इनमें कौन कौन से? पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमाल रासो है, संदेश रासक है, विसलदेव रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है। इस प्रकार से ये 7 प्रमुख रासो काव्य हैं। तो आइए इनका अलग अलग अध्ययन करके समझते हैं कि किस रासो में कौन सी बात कही गई है और किसकी प्रामाणिकता को लेकर के विवाद ज़्यादा है, किसकी अप्रामाणिकता को लेकर के संदेह है। तो ये सारी बातें इन बिंदुओं के माध्यम से आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो पर चर्चा करते हैं। रासो काव्यों में पृथ्वीराज रासो विशेष ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। इसे रासो काव्यों का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। इसके रचयिता प्रसिद्ध दरबारी कवि चंद्रबरदाई हैं। इसका कथानक दिल्ली और अजमेर के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य पर आधारित है। इसके बृहद संस्करण में 16,306 छंद हैं, मध्यम संस्करण में 7,000 छंद हैं, लघु संस्करण में 3500 छंद हैं तथा अति लघु संस्करण में 1300 छंद हैं। कवि की भाषा डिंगल एवं पिंगल है, जो रसों के अनुकूल है। तो जैसा कि आपको पता है, पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि महाकाव्य है। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। इसके रचनाकार जो हैं चंद्रबरदाई हैं। ऐसा माना जाता है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, उनके सामंत भी थे और राज दरबारी कवि भी थे, राजकवि भी थे। और वो जो है उनके साथ हर वक्त रहते थे और वो तलवार भी बड़ी कुशलता से चलाते थे। तो इसके जो है आपका पृथ्वीराज रासो है, इसको लेकर के कुछ विवाद है, क्योंकि इसके 4 संस्करण उपलब्ध हैं। जो पहला वृहद संस्करण है, जिसमें 16,306 छंद हैं, उसका प्रकाशन जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1900 ईस्वी में शुरू किया गया था। और जिसका दूसरा जो मध्यम संस्करण है, जो वृहद संस्करण से थोड़ा छोटा है, उसमें 7,000 छंद हैं, और जो लघु संस्करण है उसमें 3500 छंद हैं, और जो अति लघु संस्करण है उसमें 1300 छंद हैं। और इसको डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल पिंगल भाषा उस समय के राजस्थानी दरबारों में जो है कवियों और लेखकों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, और अधिकतर रासो काव्यों में इस भाषा का ही प्रयोग किया गया है। तो इसको भी लेकर के विद्वानों में कहीं ना कहीं संदेह है। कुछ पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो दूसरा हमारा रासो ग्रंथ है खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की एक संदेहास्पद काव्य रचना है। इसके रचयिता को लेकर 2 शंकाएं हैं। कुछ इस ग्रंथ को ब्रह्म भट्ट के द्वारा लिखा हुआ मानते हैं, तो कुछ इसको जो है दलपति विजय के द्वारा इसकी रचना मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिस ग्रंथ के रचनाकार को लेकर के भी संदेह हो कि इसको ब्रह्म भट्ट ने लिखा है या दलपति विजय ने लिखा है, तो आप समझ सकते हैं उसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह होना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में दूसरी शंका यह है कि चित्तौड़ में 3 खुमान हुए हैं। खुमान रासो में किस खुमान की कहानी है? इस रासो में इस बात को स्पष्ट नहीं
किया गया है। और 9वीं शताब्दी के खुमान से लेकर इसमें 17वीं शताब्दी तक के राणा संग्राम सिंह तक की चर्चा है। तो खुमान रासों में खुमान वंश का इतिहास है। राजस्थान के इतिहासकार मोतीलाल मिनारिया इसे जैन साधु दलपत विजय की रचना मानते हैं। तो खुमान रासों को विवाद क्या है, एक तो इसके लेखन को लेकर के विवाद है, कुछ दलपति विजय को इसका रचनाकार मानते हैं, तो कुछ जो है ब्रह्म भट्ट को इसका रचनाकार मानते हैं। यदि हम राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार मोतीलाल मिनारिया जी की बात करते हैं, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, तो वो मानते हैं कि इसका रचनाकार जो है जैन साधु दलपति विजय है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के संदेह है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है खुमान रासों को, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है खुमान, तो ऐसा माना जाता है चित्तौड़ में 3 खुमान वंश हुए हैं। और इस ग्रंथ के अंदर जो है 7वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं और 18वीं शताब्दी तक 17वीं और 18वीं शताब्दी तक के खुमान राजाओं का वर्णन है। तो इसमें पहला संदेह ये भी है, दूसरा संदेह इसमें ये भी है कि इसमें किस खुमान की घटना को बताया गया है, इसमें किस खुमान के शौर्य की वीरता के बारे में बताया जा रहा है, वो इस ग्रंथ में स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए इसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। यदि हम तीसरे रासों की बात करते हैं तो तीसरा है परमाल रासो। परमाल रासो कलिंजर के राजा परमार के दरबारी कवि जगनीक द्वारा रचित है। इन्हें चंद्रबरदाई का समकालीन माना जाता है। इस रासों में कवि जागनिक ने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरतापूर्ण 52 लड़ाइयों का ओजपूर्ण काव्य शैली में वर्णन किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका नामकरण परमाल रासो किया है और 1911 में इसे प्रकाशित करवाया था। तो देखिए परमाल रासो को सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं कि परमाल रासो को हम आला खंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आला खंड भी है। इसमें 2 ऐतिहासिक वीरों की चर्चा की गई है, एक इसमें आला है और एक इसमें उदल है। ये 2 बड़े जो हैं राजा परमाल के समय के अंदर जो है बड़े प्रसिद्ध थे और इनकी वीरता का वर्णन जो है इस ग्रंथ के अंदर बड़ी औजपूर्ण शैली में किया गया है। और इसमें उनकी 52 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है, उनके विवाहों के बारे में बताया गया है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने जो है 1911 में इसको प्रकाशित करवाया था और इसका नाम परमाल रासो रखा था। यदि हम अगले रासो ग्रंथ की बात करते हैं तो वह है संदेश राशक। मुल्तान निवासी अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक एक विशुद्ध प्रेम गाथात्मक खंड काव्य है। यह 11वीं 12वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। यह एक दूत काव्य है जिसमें वियोगिनी नायिका के विरह वर्णन को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रकट किया गया है। तो देखिए संदेश राशक एक मुस्लिम लेखक अब्दुल रहमान की रचित रचना है और यह प्रेम गाथात्मक खंड काव्य है। तो देखिए काव्य 3 प्रकार का होता है, एक प्रबंध काव्य होता है, एक खंड काव्य होता है और एक चंपू काव्य होता है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे पृथ्वीराज रासो। खंड काव्य होता है जिसमें किसी बड़ी घटना को छोटे रूप में उसके किसी एक अंश को ही प्रस्तुत किया जाता है। और एक होता है चंपू काव्य जिसको हम गद्य पद्य मिश्रित रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं। तो यह एक दूत काव्य है। दूत के माध्यम से जो है इसमें वियोगिनी के बारे में बताया गया, वियोगिनी नायिका के विरह का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है और ऐसा माना जाता है ये 11वीं 12वीं शताब्दी की रचना है। यदि हम अगले रासो काव्य की बात करते हैं तो अगला है बीसल देव रासो। यह नरपति नाल्हे द्वारा रचित है। अब तक इसकी 27 प्रतियां ही मिली हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके कुल 500 छंदों में से 128 छंदों को ही प्रामाणिक माना है। इसका रचनाकाल 1312 ईस्वी माना जाता है। इस रासो में अजमेर के शासक बीसल देव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती की विवाहेतर कहानी 4 खंडों में वर्णित है। इस काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो जैसा कि बीसल देव रासो आपने अभी सुना, ये नरपति नाल्हे की रचना है और इसकी केवल 27 प्रतियां ही इसके अब तक अवेलेबल हैं, मिली हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इनकी जो 27 प्रतियां हैं उनके सारे 500 छंदों को मिला करके ये प्रमाणित किया कि उसमें से केवल 128 छंद ही प्रमाणित हैं, बाकी उस काल के लिखित नहीं हैं। और इसका रचना काल 1312 ईस्वी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें अजमेर के शासक बीसल देव के बारे में बताया गया है और भोज परमार की पुत्री राजमती
जो उनकी पत्नी थी उसके विवाहेतर संबंधों के बारे में बताया गया, विवाहेतर कहानियों के बारे में बताया गया और उन कहानियों को 4 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में जो है राजा बीशल की और उनकी पत्नी जो थी राजमती, उनके विवाह प्रसंग बताए गए हैं। दूसरे प्रसंग में जो है बीशल देव का अपनी पत्नी से रूठ करके गुजरात जाने के प्रसंग के बारे में बताया गया है। फिर गुजरात से वापस आकर के जो है राजमती को मनाने का प्रसंग बताया गया है और अंतिम खंड में जो है राजमती का और बीशल देव का वापस महल में अपने साथ ले जाने के प्रसंग के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये 4 खंडों में जो है बीशल देव और राजमती के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इस महाकाव्य के अंदर बताया गया है, इस बीशल देव रासो के अंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये भी अपने आप में जो है एक प्रकार की प्रामाणिक सी रचना है। इसके कुछ हिस्से को जो है संदेहास्पद माना जाता है, लेकिन इसका अपने आप में रासो काव्य परंपरा में अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है। यदि हम अगले रासो काव्य की बात करते हैं तो अगला है विजयपाल रासो। यह कवि नल्ले सिंह द्वारा रचित है। आज इस रचना के केवल 42 छंद ही प्राप्त हैं। यह राजा विजयपाल के दिग्विजय की कथा है। यह वीर रस प्रधान रचना है। इसका रचना काल 1298 ईस्वी माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसकी रचना 1298 ईस्वी मानी है तथा माता प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना को 1543 के बाद का माना है। तो कहने का तात्पर्य है कि विजयपाल रासो को लेकर के भी इसकी ऐतिहासिक तिथियों को लेकर के कहीं ना कहीं विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधु पुराने इतिहासकार हैं हिंदी के, उन्होंने इसका रचना काल 1298 ईस्वी माना है और जो बाद के इतिहासकार हैं माता प्रसाद गुप्त, वो इस रचना को 1543 के बाद की मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों रचनाओं में कई सौ सालों का अंतर है। तो इस प्रकार से जो है जितने भी हमारे रासो काव्य हैं उनके कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। तो अब विजयपाल रासो में भी यही बात देखने को मिली है। और अंतिम हमारा जो हमीर रासो है रासो काव्य परंपरा का, इस काव्य रचना की प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध बनी हुई है। इस काव्य के बारे में विद्वान कुछ पूरी संतुष्टि से नहीं कह सकते कि यह ग्रंथ लिखा भी गया था या नहीं लिखा गया था। यह शांगधर, कुछ लोग इसका जो है रचयिता शांगधर को मानते हैं। और आदिकाल की अपभ्रंश रचना जो है, एक आदिकाल की अपभ्रंश रचना है प्राकृत पैगलम, उसके अंदर जो है कई रचनाओं का संकलन किया गया है। उसी रचना के अंदर हमीर रासो का भी संकलन किया गया है। तो प्राकृत पैगलम में इस रचना के हमीर रासो के केवल 8 छंद ही मिले हैं और इन 8 छंदों के आधार पर ही है हमने जो है कल्पना कर ली कि जो है ये हमीर रासो शांगधर कवि के द्वारा लिखा गया होगा और हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी आधार पर इस रचना का अनुमान किया गया है। इसका रचनाकार जो है जज्जल कवि को भी माना जाता है और कुछ इसके जो है रचनाकार शांगधर को मानते हैं। इस प्रकार यह रचना प्रामाणिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो हमीर रासों में भी कहीं ना कहीं इसके रचनाकार को लेकर के संदेह है। कुछ इतिहासकार जो है शांगधर को इसका रचनाकार मानते हैं तो कुछ इसको जज्जल कवि को इसका रचनाकार मानते हैं। तो अभी भी इस बात पर जो है एक मत नहीं है कि वास्तव में इसका रचनाकार कौन था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसका जो है एक सीमित संस्करण ही हमारे पास उपलब्ध है। केवल 8 छंद ही हमीर रासो के हमें अब तक प्राप्त हुए और वो भी हमीर रासो अलग से किसी पुस्तक में नहीं, वह भी जो आपकी अपभ्रंश भाषा की जो पुस्तक है उसके अंदर ही जो है ये 8 छंद मिले हैं। और उस रचना का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया प्राकृत पैंगलम नाम की पुस्तक है। इसमें कई अन्य रचनाओं का भी संकलन है। उनमें हमीर रासो के 8 छंद भी उसमें संकलित हैं। अलग अलग कई कवियों की उसमें रचनाएं हैं। तो हमने उस आधार पे जो है इसका नामकरण हमीर रासो किया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संदेह है। तो इस प्रकार से जितने भी रासो काव्य परंपरा के काव्य ग्रंथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, कुछ को लेकर कुछ की प्रामाणिकता को लेकर के संदेह है और कुछ की ऐतिहासिक तिथियों को लेकर के संदेह है, तो कुछ के रचनाकारों को लेकर के संदेह है। लेकिन फिर भी जब हम आदिकाल की चर्चा करते हैं तो उसमें रासो काव्य परंपरा अपना एक महत्व रखती है। पृथ्वीराज रासो अपना एक महत्व रखता है, हमीर रासो अपना एक महत्व रखता है, परमाल रासो अपना एक महत्व रखता है। उसमें कहीं ना कहीं आपके जो है खुमान रासो अपना एक महत्व रखता है, बीशल देव रासो अपना एक महत्व रखता है। तो आदिकाल की अगर साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें रासो काव्य परंपरा की चर्चा किए बिना ऐतिहासिक साहित्यिक यात्रा हमारी कहीं ना कहीं आदिकाल की अधूरी मानी जाती है।
तो मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको आदिकाल की रासो काव्य परंपरा समझाने का प्रयास किया और मेरे इन सामान्य से बिंदुओं से आपको रासो काव्य परंपरा समझ में आई होगी। अगले किसी लेक्चर में आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।